हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज हम जो है उत्तराखंड के अंतर्गत जिला सीरीज़ शुरू कर रहे हैं दोस्तों आज से। और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम बात करेंगे समस्त जिलों की। और इसके अंतर्गत दोस्तों इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी प्रवक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस प्री वैयक्तिक सहायक अनित सहायक और समूह गौ से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, उत्तराखंड पुलिस हो, जो भी एग्जाम्स उत्तराखंड के अंतर्गत हो रहे हैं उसमें सब में उत्तराखंड वाला सिलेबस जो है समान दिया गया है। और इसके अंतर्गत दोस्तों मेन बात यह है कि ये किसी भी ज़िले की बहुत डीप नॉलेज को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर अगर हम ज़िला सीरीज़ स्टडी करेंगे तो उससे क्या होगा, बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे एमसीक्यूज आपके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जनपद अल्मोड़ा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हमने टॉपिक लिया है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है दोस्तों। तो जनपद अल्मोड़ा से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अल्मोड़ा जो जिला है इसका नाम है रामशिला क्षेत्र। इसको दूसरा नाम इसका रामशिला क्षेत्र कहा जाता है और इसी को आलमनगर नाम भी दिया गया था। अब आलमनगर नाम क्यों दिया गया था इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अल्मोड़ा ज़िले के दो अन्य नाम हैं, रामशिला क्षेत्र और आलमनगर, ठीक है दोस्तों। कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहना चाहिए जो आपका एग्ज़ाम में आपको परेशान करे, इसलिए जो है आप बहुत आसानी से हर चीज़ को डीपली सुनिए और ध्यानपूर्वक मनन कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है अभिलेखीय दृष्टि से त्रिमल चंद, जो त्रिमल चंद थे, उनके 1628 ईस्वी के ताम्रपत्र एवं बाज बहादुर चंद्र के 1669 के ताम्रपत्र में अल्मोड़ा शब्द का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों जो अल्मोड़ा है इसका जो है उल्लेख जो है 1628 ईस्वी से जो त्रिमल चंद जो उस समय के शासक थे उनके जो है ताम्रपत्र जो उन्होंने लिखा था उसके अंतर्गत इसका जो है डिटेल मिलता है। और उसके अलावा बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्र 1669, इन दोनों में दोस्तों अल्मोड़ा शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बात करें तो दोस्तों सर्वमान्य मत है कि स्थानीय घास होती है, चलमोड़ा होती है दोस्तों। चलमोड़ा एक घास होती है जो स्वाद में खट्टी होती है, इसके कारण अल्मोड़ा नाम की उत्पत्ति हुई थी। तो अगर अल्मोड़ा नाम की उत्पत्ति की बात पूछी जाए, क्योंकि उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम होंगे दोस्तों ज़रूर ज़िले से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो अल्मोड़ा नाम की जो उत्पत्ति हुई है मानी जाती है दोस्तों, चलमोड़ा नामक जो घास है उस घास के नाम से ही अल्मोड़ा नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। चंद राजाओं ने औरंगजेब को खुश करने के लिए इसका नाम आलमनगर रखा गया था। तो दोस्तों आलमनगर क्यों रखा गया था, अभी हमने चर्चा की थी कि इसका नाम आलमनगर रखा गया था। आलमनगर क्यों रखा, चंद राजाओं ने उस समय के शासक औरंगजेब को खुश करने के लिए चंद राजाओं ने इसका नाम क्या रख दिया था, आलमनगर रख दिया था दोस्तों। 1891 तक इसे कुमाऊं जिला नाम से जाना जाता था। तो इसको कुमाऊं जिला का नाम भी दिया गया था, लेकिन कब तक दोस्तों, 1891 तक, 1891 तक इसको कुमाऊं जिला के नाम से भी जाना जाता था। तो तब तक अल्मोड़ा नाम इसमें नहीं पड़ा था दोस्तों, और इसको जो है कुमाऊं जिला का नाम इसको दिया गया था दोस्तों। आगे बढ़ें तो दोस्तों मध्यकाल में इसे राजपुर या राजापुर कहा जाता था। तो मध्यकाल में इसके जो नाम पड़े वो पड़े, एक तो राजपुर नाम पड़ा, ये भी अल्मोड़ा का नाम होगा दोस्तों, और राजापुर भी जो है किसका नाम है, अल्मोड़ा का नाम राजापुर भी पड़ा था, ठीक है। तो मध्यकाल में इसका नाम जो है राजपुर और राजापुर नाम पड़ गया। 1864 में नगर पालिका बनी। 1864 में दोस्तों अल्मोड़ा में क्या बन गई, नगर पालिका जो है डेवलप की गई, नहीं कि इसको नगर पालिका बना दिया गया अल्मोड़ा को। उसके बाद राजा भीष्मचंद, जो उसमें राजा भीष्मचंद थे चंद शासक, 1555 से 1560 ने खगमरा कोट राजधानी बनाई थी। तो दोस्तों जो खगमरा कोट है वहाँ पर जो है भीष्मचंद्र ने अपनी राजधानी बना दी थी। और किंतु रामगढ़ के गढ़पति जो गजुआठिंगा ने कोट पर धावा कर भीष्मचंद्र की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों जब 1555 से 1560 के बीच जो है
खगमरा कोट राजधानी बनाई गई। लेकिन उस समय क्या था, रामगढ़ के गणपति जो थे, जो गजवा ठिंगा थे, इन्होंने जो है धावा करके भीष्मचंद्र को जो है मार दिया था। ठीक है दोस्तों, तो भीष्मचंद्र की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। आगे क्या हुआ दोस्तों, देखिए आराम से इसको समझिए। पिता की मृत्यु के पश्चात, अब जैसे ही भीष्मचंद्र की मृत्यु हुई दोस्तों, पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र बालो कल्याण, इन्होंने 1560 से 1568 में आलमनगर की स्थापना कर नगर को राजधानी बना दिया। ठीक है, तो इन्होंने आलमनगर जो है की स्थापना कर दी और अल्मोड़ा में, और इसको जो है फिर इन्होंने इसको क्या बना दिया, इन्होंने अपनी राजधानी इसको बना दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, 1790 में यह गोरखों का अधीन हो गया था। और 1815 में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरखों ने कुमाऊं पर कब जो है शासन किया था, तो 1790 में गोरखों ने इसको अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद 1815 में संगोली चंपारण बिहार के समझौते से अल्मोड़ा यानी कि कुमाऊं अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। तो 1815 से दोस्तों यहाँ पर जब गोरखों को यहाँ से हटा दिया गया, तो उसके बाद 1815 में संगोली चंपारण और बिहार के समझौते से फिर अल्मोड़ा जो है कुमाऊं, अल्मोड़ा का जो कुमाऊं का अल्मोड़ा क्षेत्र है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये 1815 में जो है फिर अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया था, जबकि 1790 में इसने गोरखों के अधीन ये हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पर दोस्तों। अब क्या हुआ कि दोस्तों अल्मोड़ा को भौगोलिक आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। एक तो बांटा गया दोस्तों तेलीफाट, इसको तेलीफाट और सेलीफाट दो नाम दिए गए, तेलीफाट और सेलीफाट। तेलीफाट वो वाला भाग होता है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा पहाड़ों में उसको तैली क्षेत्र कहते हैं। तो जहाँ पर तैल होता है यानी कि धूप होती है, तो धूप वाले पूर्वी अल्मोड़ा का जो सीधी धूप वाला क्षेत्र है, इसका नाम तेलीफाट रख दिया गया। और जो कम धूप वाला पश्चिमी अल्मोड़ा का भाग है दोस्तों, इसका नाम सेलीफाट रख दिया था। ठीक है, तो तेलीफाट और सेलीफाट नाम के दो इसके भाग बना दिए। जहाँ पर धूप पड़ती है वो वाले क्षेत्र को तेलीफाट नाम दे दिया, और जहाँ पर धूप कम होती है, कम धूप वाला क्षेत्र, उसको सेलीफाट कह दिया दोस्तों। ठीक है, और इसका जो हेड ऑफिस बनाया गया वो कहाँ बनाया गया, वो अल्मोड़ा में ही बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो मुख्यालय इसका अल्मोड़ा ही रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए दोस्तों, आगे क्या स्थितियाँ होती हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों अल्मोड़ा की, वो हुई थी 1891 में। कब हुई, 1891 में, क्योंकि दोस्तों इससे पहले सभी शासकों ने यहाँ पर राज्य किया था और अपना शासन किया था, तो इसको एक स्पेशल नाम नहीं मिला था। ठीक है, तो इसका जो मुख्य नाम इसको अल्मोड़ा मिला, वो उसके बाद इसकी जो स्थापना वर्ष माना गया है वो 1891 माना गया है। तो अगर एग्जाम में आता है कि अल्मोड़ा ज़िले की स्थापना कब हुई थी, तो अल्मोड़ा ज़िले की स्थापना दोस्तों 1891 में हुई थी। ठीक है, इसको माना जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में कि कहाँ कहाँ क्या है। तो इसमें दोस्तों पूर्व में पिथौरागढ़ और चंपावत हैं। ठीक है, अल्मोड़ा के पूर्वी भाग में क्या है दोस्तों, पिथौरागढ़, पूर्व में पिथौरागढ़ ऐसे भी याद कर सकते हैं, और चंपावत भी है दोस्तों। अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो दोस्तों बागेश्वर है, उत्तर में चमोली है दोस्तों। तो चमोली जो है अल्मोड़ा से किस ओर है दोस्तों, ये उत्तर डायरेक्शन में है, उत्तर के दिशा में है। और पश्चिम में दोस्तों पौड़ी है, और दक्षिण में दोस्तों नैनीताल है। तो ये पांच जो हैं इसके क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों में ये हैं। पूर्व में पिथौरागढ़ और चंपावत है दोस्तों, और पूर्वोत्तर में बागेश्वर है, उत्तर में चमोली है। ठीक है, पूर्व और उत्तर के बीच में बागेश्वर आता है। फिर उसके बाद दोस्तों उत्तर, ठीक उत्तर में चमोली है। उसके अलावा पश्चिम में पौड़ी है दोस्तों, और दक्षिण में है दोस्तों नैनीताल। ठीक है, तो ये हैं इसके साथ में पांच जो है छह जिले जो हैं इसके साथ लगे हुए हैं अल्मोड़ा के साथ। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, इसका क्षेत्रफल का दृष्टिकोण देखते हैं कि कितना इसका क्षेत्रफल है, क्या है। तो अल्मोड़ा के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो अल्मोड़ा का क्षेत्रफल है 3144 वर्ग किलोमीटर। तो 3144 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, 3144 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार, तो दोस्तों इसकी जो जनसंख्या है वो 6,22,506, यानी 6.17% उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या का
6.17% दोस्तों यहाँ की जनसंख्या है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम पुरुष की बात करें तो यहाँ पर 2,91,081, 2,91,081 यहाँ पुरुष हैं। उसके अलावा 3,31,425 जो है महिलाएं हैं। इसके अलावा अगर हम ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र है दोस्तों 5,47,930 लोग यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अलावा 74,580 शहरी जनसंख्या है दोस्तों। अब दोस्तों बता दें आपको कि ये जनसंख्या जो है सब कुछ आंकड़े जो हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। उसके बाद के कोई आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। तो ये है यहाँ की जनसंख्या। तो जो है क्षेत्रफल 3,144 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या है 6,22,506। और अगर उत्तराखंड की कुल जनसंख्या के हिसाब से देखें तो दोस्तों ये है आपका 6.17%, ठीक है दोस्तों। और इसमें ग्रामीण उत्तराखंड में जो ग्रामीण अल्मोड़ा ज़िले में ग्रामीण जो हैं 5,47,930 हैं। और शहरी जो दोस्तों 74,000 हैं केवल दोस्तों, 74,580। इतनी ही जनसंख्या दोस्तों केवल शहरी है, ठीक है। तो ये इसलिए उत्तराखंड का जो है अल्मोड़ा ज़िला जो है पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा कवर करता है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व जो है इसका 198 है अल्मोड़ा ज़िले का केवल, ठीक है। हम अभी अल्मोड़ा ज़िले की बात कर रहे हैं। और अगर साक्षरता का दृष्टिकोण देखा जाए तो अच्छी खासी साक्षरता भी है, यहाँ पर 80.47% साक्षरता है। पुरुष 92 है, महिलाएं 69 हैं। लिंगानुपात की बात करें दोस्तों 1139 है दोस्तों, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें जो है अल्मोड़ा ज़िले में दोस्तों महिला संख्या महिलाओं की ज़्यादा है। आप देख सकते हैं महिला है 3,31,425। और जो पुरुष हैं दोस्तों वह हैं 2,91,000 जो है 81, ठीक है दोस्तों। तो ये हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये महिला प्रधान जिला है उत्तराखंड का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत शिशु लिंगानुपात की बात कही गई है तो लिंगानुपात 1139 है दोस्तों। अगर अल्मोड़ा की बात आए, खाली एग्जाम में पूछा जाए कि अल्मोड़ा की लिंगानुपात कितना है तो 1139 है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की बात अगर पूछी जाए तो शिशु लिंगानुपात है 922, ठीक है। 922 है शिशु लिंगानुपात। और यहाँ पर जो है लिंगानुपात जो टोटल होता है वो 1139 है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा लिंगानुपात है, क्योंकि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है दोस्तों। तो अगर आपको एवरेजन पूछा जाए कभी तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है कि अल्मोड़ा ज़िले का लिंगानुपात जो है बहुत अधिक है, यानी कि 1100 से भी ऊपर है। तो 1139 यानी कि 40 अप्रोक्सीमेट आप इसको मान सकते हैं। तो इतना जो है उत्तराखंड में अल्मोड़ा ज़िले का लिंगानुपात है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अल्मोड़ा के अंतर्गत जो तहसीलें हैं वो कितनी हैं। तो टोटल तहसीलें हैं दोस्तों 11। और 11 में आप देख सकते हैं अल्मोड़ा, रानीखेत, बिकासैन, सल्ट, धौलछिना, चौखुटिया, सोमेश्वर, द्वाराहाट, भनोली और जैंती और सालदे। तो दोस्तों ये टोटल 11 तहसीलें हैं जो है अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत। और उप तहसीलों की बात करें दोस्तों, उप तहसीलें हैं टोटल 5, जिसमें लमगड़ा है, जाली है, बगवाली पोखर है, दिहाड़ी है और मछोड़ है दोस्तों। तो ये जो है उप तहसीलें हैं। अगर बात करें दोस्तों विकास खंड की तो विकास खंड जो है टोटल 11 हैं यहाँ पर। जैसे ताड़ीखेत है, चौखुटिया है, ताकुला है, सल्ट है, विकासैंण है, लमगड़ा है, हौलबाग है, भैंसिया छाना है, जिसको धौलछिना भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है तहसील विकास खंड हैं। तो टोटल विकास खंड कितने हो रही हैं दोस्तों, ये हो रही है टोटल 11 विकास खंड हैं दोस्तों। आगे बढ़ें तो विकासखंड 11 हो गए। और उसके बाद अगर विधानसभा की सीटें बात करें तो दोस्तों तो टोटल जो विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों वह हैं 6। तो हमने इस टॉपिक में अध्ययन किया दोस्तों किन चीज़ों पर, मेनली हमने देखा कि वो तहसीलें होगी 11, उप तहसीलें हुई 5,
इसके अलावा विकास खंड भी 11 ही हैं दोस्तों, जितने तहसीलें उतने विकास खंड भी हैं। और इसके अलावा विधानसभा की टोटल 6 सीटें दोस्तों यहाँ पर हैं। और ये 6 सीटें भी कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक तो दरहाट है विधानसभा क्षेत्र, एक है सल्ट विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, और एक रानीखेत विधानसभा क्षेत्र है, इसको जरूर याद कर लें। उसके बाद अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, जागेश्वर है, और अगला है सोमेश्वर। तो ये 6 जो है विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें विधायकों का चुनाव किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके ज़िले, और इस ज़िले की प्रमुख नदियां जो हैं अल्मोड़ा ज़िले की, वो कितनी हैं? तो दोस्तों अगर अल्मोड़ा ज़िले की नदियों की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है रामगंगा नदी का। तो रामगंगा नदी दोस्तों, इसका प्राचीन नाम रथस्था है। क्या नाम है इसका नाम? इसको नोट कर लेंगे दोस्तों, रथस्था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, चूँकि पीसीएस लेवल और जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग दोस्तों, ये पेपर बड़े जो है बड़े लेवल के पेपर होते हैं दोस्तों। तो ऐसे पेपरों में ऐसे ही छोटे छोटे अंदर के ढूंढे हुए क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है। तो किस नदी को रथ स्था कहा जाता है? तो दोस्तों अगर आप पूरे उत्तराखंड के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा समझना। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको पता है कि अल्मोड़ा ज़िले के अंदर रामगंगा नदी है और रामगंगा नदी को रथ स्था कहा जाता था, तो अगर आप बेसिकली हर चीज़ को टॉपिक वाइज अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अदरवाइज जो है अगर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी कुछ भी कहे मिलेगा, तो हो सकता है कि जो है रथ स्था को आप जो है गलत वर्डिंग भी कर सकते हैं। यानी कि रथ स्था नदी जो है कहाँ बहती है, तो आप किसी भी ज़िले का नाम अदर भी लिख सकते हैं। बट ये रामगंगा नदी का पुराना नाम है दोस्तों। और रामगंगा नदी जो है दूधातोली से निकलती है, और ये जो है दोस्तों अल्मोड़ा ज़िले की मुख्य नदियों में काउंट की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर यह नदी दूधातोली से निकलती है। दूधातोली है दोस्तों ये, और प्रारंभ में ये रिठिया कहलाती है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में जो है ये नदी निकलती है दूधातोली से, तो इस नदी को रिठिया कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? रिठिया। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, इसलिए ध्यान पर नोट कर लीजिएगा कि रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? दूधातोली से निकलती है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा। बट इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? रथस्था है। और ये कहाँ से निकलती है? प्रारंभ में कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये रिठिया से। स्टार्टिंग में इसको रिठिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लोभा क्षेत्र में बहने लोभा क्षेत्र में बहने से लोहावती और पल्ला गेवाड़ चौखुटिया में इसे पश्चिमी रामगंगा का नाम दिया गया है दोस्तों। तो पश्चिमी रामगंगा का नाम कौन सी जगह से दिया गया है इसको दोस्तों? चौखुटिया में। चौखुटिया में इसको पश्चिमी रामगंगा कहा जाता है, क्योंकि ये जो है पल्ला गेवाड़ जो है ये लोहावती एवं पल्ला गेवाड़ चौखुटिया से इसे पश्चिमी रामगंगा का नाम दिया गया है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है ये कि विनो जो है दोस्तों, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। अन्य सहायकों में खनसरगाड़ यानी कि जो खारीगाड़ कहते हैं, खनसरगाड़ हो गया दोस्तों, गगास हो गया, और नैल हो गया। तो कौन सी नदी रामगंगा नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों एक तो बिनो है। बिनो दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों। ये बिनो नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है दोस्तों रामगंगा नदी की। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में और कौन सा आता है दोस्तों? खनसरगाड़ यानी कि खारीगाड़ जिसको बोलते हैं। इसके अलावा गगास है और एवं नैल, ये तीनों प्रमुख हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, और विक्यासेन में गगास नदी बाएं से और नौराड़गाड़ जो है दाएं से इसमें मिलती है। तो दोस्तों जैसे विक्यासेन में पहुंचती है ये नदी, तो इस नदी में जो है बाईं ओर से कौन सा जो है गगास नदी आ जाती है बाईं ओर से दोस्तों। तो लेफ़्ट साइड से इसमें गगास नदी मिल जाती है। और उसके अलावा नैरारगाड़ जो है दाएं तट से इसमें आके मिलती है। और इन तीनों का संगम हो जाता है दोस्तों कहाँ पर? विक्यासेन में। और विक्यासेन से ये नदी फिर से रामगंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अल्मोड़ा में दोस्तों इस नदी जो रामगंगा नदी है, इस नदी में मोड़ मेले के रूप में डहो उठाना का आयोजन किया जाता है। तो डहो उठाने का आयोजन भी इसमें किया जाता है दोस्तों। मोड़ मेला यहाँ पर लगता है इस रामगंगा नदी के तट पर, और इसमें डहो उठाने का आयोजन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें इसके अंतर्गत आ रही हैं, तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को वॉच कीजिए दोस्तों।
अब बात करते हैं दूसरी नदी की बात करते हैं दोस्तों, कोसी कौशल्या कोसिला नदी। ठीक है दोस्तों, तो कोसी नदी दोस्तों ये अल्मोड़ा, मुख्य अल्मोड़ा से होकर प्रवाहित होती है। तो ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है, इस पर हम पूरा चर्चा करेंगे इस नदी के बारे में। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से इतना हमारे ये कोसी नदी का टॉपिक रहेगा। तो इसमें क्या क्या हुआ है दोस्तों, देखें। कोसी जो कौशल्या कोसिला नदी है दोस्तों, ये मुख्य नदी है अल्मोड़ा जिले की। बूढ़ा पिननाथ शिखर यानी कि 12 मंडल परगने के भदकोट से ये निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है, पिननाथ शिखर से निकलती है दोस्तों। कौन सी नदी, कोसी नदी। कोसी नदी के दो नाम और क्या क्या हैं, तो कौशल्या नदी इसको कहा जाता है, एक कोसिला नदी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कोसी नदी का दूसरा नाम क्या है, कौशल्या। और कौशल्या नदी का इसी को दूसरा नाम क्या है, कोसिला नदी इसको कहा जाता है। बूढ़ा पिन्नाथ शिखर 12 मंडल परगने के भदकोट से ये निकलती है दोस्तों। ठीक है, भटकोट भी इसको कहा गया है दोस्तों। इसे कोसिला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि किस नदी को कोसिला नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यह है कोसी नदी। और कहाँ ये बहती है, अल्मोड़ा में बहती है। और कहाँ से निकलती है दोस्तों, पिन्नाथ शिखर के 12 मंडल परगने से के भदकोट क्षेत्र से ये निकलती है दोस्तों। और पिन्नाथ कौन सा दोस्तों, बूढ़ा पिन्नाथ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दें। इस नदी घाटी में सोमेश्वर क्षेत्र प्रमुख उपजाऊ घाटी है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, ये जो कोसी नदी है, कोसिला नदी जहाँ से आ रही है, इस नदी घाटी का जो क्षेत्र है उसमें सोमेश्वर क्षेत्र को सबसे ज़्यादा इसने उपजाऊ बनाया है, क्योंकि उस क्षेत्र में इसके जल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों। ठीक है, कोसी नदी का। इस नदी को ही उत्तराखंड में धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया होगा आपको कि इसको धान का कटोरा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको जो है कौसानी से हौलवाग तक का जो क्षेत्र है दोस्तों, उसमें धान का उत्पादन होता है दोस्तों इस नदी से। ठीक है, कौन सी नदी से, कोसी नदी से। तो इस घाटी को ही उत्तराखंड में धान का कटोरा, कौसानी से हौलवाग तक का भाग को दोस्तों धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है दोस्तों यहाँ पे कि धान का कटोरा किसको कहा जाता है और कौन सी नदी इसमें सहायक होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कोसी नदी यानी कि कोसिला नदी किस ने सहायक जो है सोमेश्वर क्षेत्र में कोसी नदी की वजह से उपजाऊ घाटी ये सोमेश्वर घाटी है। और इस सोमेश्वर घाटी में चूँकि धान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। और कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र है दोस्तों, कोसानी से हौलवाग तक का क्षेत्र दोस्तों, ये जो है धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों सुयाल नदी, इसमें चौसिला में आकर मिलती है। तो दोस्तों इसमें फिर सुयाल नदी जो दोस्तों है वो थोड़ा कम है, तो वो नदी इसमें मिलती है आपके कोसी नदी में। और ये कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है दोस्तों चौसिला में। ठीक है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं दोस्तों वही पूछे जाते हैं कि चौसिला नदी जो है सुयाल नदी में सुयाल नदी किस जगहों में कोसी नदी से मिलती है। तो दोस्तों वो जगह कौन सी है, चौसिला। तो चौसिला जो जगह है वहाँ पर सुयाल नदी जो है कोसी नदी से आकर मिलती है दोस्तों। ठीक है, ये था हमारा कोसी नदी का के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों। अब बात करते हैं गोमती नदी और गगास नदी जो हमारी दो हैं, इनके बारे में भी। ये नदियाँ थोड़ा छोटी हैं दोस्तों, लेकिन इनके बारे में भी स्टडी जरूर करेंगे। जो गोमती नदी है दोस्तों, कत्यूर घाटी का निर्माण करने वाली गोमती नदी बधान परगने की पिंडरपाल पट्टी में अयारी महादेव गोमुख से आती है। तो दोस्तों ये जो गोमती नदी है, ये पिंडारी पार जो पट्टी है आपने देखा होगा, सुना होगा, तो वो पट्टी जो है उससे जो है अयारी महादेव जो गोमुख है वहाँ से ये गोमती नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो है उत्तराखंड दोस्तों देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो पानी भी आ रहा है, जो नदियाँ बह रही हैं, वो कहीं न कहीं जो है अच्छे अच्छे स्थानों से निकल के आ रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये निकलती है पिंडरपाल पट्टी में अयारी महादेव गोमुख से। ठीक है, किससे निकलती है, गोमुख से निकलती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम गगास नदी के बारे में, क्योंकि गगास नदी दोस्तों एक कोसी नदी की सहायक बन गई। तो ये गगास नदी दोस्तों रामगंगा नदी की सहायक बनी, और ये रामगंगा नदी से मिलती है। और ये मिलती है दोस्तों कहाँ मिलती है, विक्यासैन में। कहाँ मिलती है, विक्यासैन में मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम गगास नदी के बारे में, थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। तो गगास नदी दुनागिरी से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है, ये दुनागिरी से निकलती है। और चंदास रिस्कोई और बलवागाड़ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं इसकी। ठीक है,
तो जो गगास नदी है इसके ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये दुनागिरी से निकलती है। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि दुनागिरी से कौन सी नदी निकलती है? गगास नदी। और ये किससे फिर उसके बाद इसमें चंदास मिलती है, रिस्कन नदी मिलती है दोस्तों, जिसको रिस्कोई भी कहते हैं। और उसके अलावा बलवा गाड़ प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी हैं। तो 3 नदियों के संगम से बनता है ये गगास नदी बनती है दोस्तों। और गर्ग ऋषि के नाम से गगास इसका नामकरण हुआ था। ठीक है दोस्तों? तो गगास जो नदी है इसका नाम गगास क्यों रखा गया दोस्तों? क्योंकि ये गर्ग ऋषि के नाम से इसका नाम गगास रखा गया। तो दोस्तों अगर आप हमारी क्लास को देख रहे हैं तो आप ध्यान से सुनते रहिए, बस आपको सुनने में ही सब कुछ समझ में आता रहेगा। बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आप ध्यान से सुनते रहिए, आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है? तो गगास नदी जो दोस्तों वो है आपकी ऋषि गर्ग ऋषि के नाम से गगास इसका नामकरण हुआ था। और ये दुनागिरी से निकलती है और चंदास, रिस्कोई और बलवागाड़ प्रमुख इसकी सहायक नदियों में शामिल हैं दोस्तों। अगर बात करें पंडित रामगंगा में शामिल हो जाती है, फिर ये उसके बाद जो है ये पश्चिमी रामगंगा में दोस्तों ये बाद में मिल जाती है दोस्तों। ठीक है? किस में मिल जाती है? ये मिल जाती है दोस्तों पश्चिमी रामगंगा में ये शामिल हो जाती है। और पश्चिमी रामगंगा में मिलकर दोस्तों ये गगास नदी दोस्तों कहाँ मिलती है? पश्चिमी रामगंगा में दोस्तों ये मिलती है विक्यासेन में। अभी हमने चर्चा की थी कि ये विक्यासेन में मिलती है दोस्तों। ठीक है? विक्यासेन में ये दोस्तों ये गगास नदी के जो है रामगंगा में मिल जाती है। और रामगंगा को यहाँ तक क्या कहा जाता है? पश्चिमी रामगंगा का नाम दिया जाता है। यह विक्यासेन के निकट समाहित हो जाती है और गगास नदी जो विक्यासेन के निकट रामगंगा में समाहित हो जाती है। और ये फिर बड़े रूप में आगे को दोनों मिलके प्रवाहित होते हैं दोस्तों। ठीक है? और एक अन्य नदी की हम बात करेंगे दोस्तों, एक छोटी सी नदी और है जिसको हम सुयाल नदी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सुयाल नदी। तो सुयाल नदी का भी आपको पता होना चाहिए, बाड़े छेना क्षेत्र से निकलकर कोसी में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? कहाँ से निकलती है? पहली बात तो सुयाल नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये निकलती है बाड़े छेना से। और किस नदी में मिलती है दोस्तों? ये मिलती है आपके कोसी नदी से। ठीक है दोस्तों? तो ये 4 नदियों का हमें पूरा डिटेल पढ़ना था। सुयाल नदी, गगास नदी और उसके अलावा गोमती नदी और इसके अलावा कोसिया कौशल्या नदी। और सबसे पहले हमें पढ़ा था रामगंगा नदी के बारे में। तो दोस्तों 5 ही नदियाँ अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत जो मेनली हैं जो आपस में एक दूसरे की हेल्प करती हैं दोस्तों। ठीक है? तो पांचों नदियों का स्टडी हमने कर लिया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम अल्मोड़ा ज़िले के प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे दोस्तों। तो अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत जो प्रमुख मंदिर हैं दोस्तों, सबसे फेमस मंदिर अल्मोड़ा का क्या है? वो है आपका चितई के गोलू देवता का मंदिर। ठीक है दोस्तों? अब इनकी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए क्योंकि एग्जाम में चितई गोलू मंदिर के बारे में पूछा गया है। और आपने देखा होगा प्रीवियस पेपरों में धारी देवी मंदिर के बारे में पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब चितई के गोलू देवता मंदिर हैं, ये न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। और कत्यूरी राजा झालराई के पुत्र हैं ये। ठीक है? तो इनको जो है कत्यूरी राजा झालराई, जो कत्यूरी राजा थे उनके पुत्र का नाम था दोस्तों गोलू। ठीक है दोस्तों? तो इसीलिए चितई नामक स्थान पर इनका मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो गोलू देवता को जो है इनका नाम जो है चितई गोलू देवता पड़ गया दोस्तों। अदरवाइज ये क्या थे? कत्यूरी राजा झालराई के पुत्र थे दोस्तों। हालांकि इनकी जो कहानी है दोस्तों बहुत पुरानी कहानी है, बहुत मजबूत कहानी है। अगर आप इसको पढ़ोगे चितई गोलू देवता की कहानी तो काफ़ी आपको इंटरेस्ट जगेगा और चितई गोलू देवता के प्रति श्रद्धा आपकी बहुत ज़्यादा जो है नेक्स्ट लेवल की बढ़ जाएगी। लेकिन अभी हम इसमें केवल अल्मोड़ा जिला सीरीज में पढ़ेंगे। तो अल्मोड़ा का सबसे फेमस मंदिर जो है चितई के गोलू देवता मंदिर है। और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि देखिए दूसरा आता है दोस्तों कटारमल का सूर्य मंदिर, जो आपने सुना होगा। ठीक है? बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आज इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों। जो कटारमल है दोस्तों ये बड़ादित्य का मंदिर भी है, इसको बड़ादित्य मंदिर भी कहते हैं। तो ऑप्शन आ सकता है किस मंदिर को बड़ादित्य मंदिर कहा जाता है? ये कटारमल के सूर्य मंदिर को कहा जाता है दोस्तों। ये कोणार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है दोस्तों। ठीक है? तो पहले तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों, आपको पता ही है, वो तो हर कोई फेमस है। और उसके बाद जो है दूसरा जो सूर्य मंदिर है दोस्तों वो यही है कटारमल का सूर्य मंदिर। और ये अल्मोड़ा के नियर अबाउट है दोस्तों, क्योंकि अल्मोड़ा से जो है कटारमल का सूर्य मंदिर लगभग मेन अल्मोड़ा, अगर हम देखें अल्मोड़ा के मेन ऑफिस से
ठीक है, जिला ऑफिस से देखें तो दोस्तों कम से कम 12-15 किलोमीटर की दूरी है कटारमल के सूर्य मंदिर की दोस्तों। उसके अलावा आता है दोस्तों झाकर सेम का मंदिर, ये भी फेमस मंदिर है दोस्तों। ये नागवंशी शासकों का प्रतीक है और इसे देवदार वनों का रक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अल्मोड़ा में दूसरा मंदिर कौन सा है दोस्तों? यह है झाकर सेम का मंदिर और ये नागवंशी शासकों का प्रतीक है। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कौन सा मंदिर जो है नागवंशी शासकों का प्रतीक है? तो दोस्तों ये मंदिर है झांकर सेम का मंदिर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे सोमेश्वर, फिर बात करेंगे द्वाराहाट और रत्नदेव मंदिर, इन पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जो सोमेश्वर में है, सोमेश्वर मंदिर जो है, सोमेश्वर महादेव मंदिर जो प्राचीन दूध कुंड की मान्यता है तो प्रसिद्ध है। तो सोमेश्वर महादेव का जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर दुग्ध कुंड है दोस्तों। ठीक है, दूध कुंड के की मान्यता इसको है, इसलिए जो है, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। ये सोमेश्वर में है दोस्तों, महादेव शिव महादेव का मंदिर है ये। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों द्वाराहाट की। प्राचीन मंदिरों का समूह द्वाराहाट कहलाता है, इसीलिए इसको मंदिरों की नगरी भी कहा गया है द्वाराहाट को। और इसे मध्यकाल में दोरा कहा जाता था, तो सांस्कृतिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मध्यकाल में दोरा कहा जाता था और दोरा शुरू मध्यकाल में कहा जाता था और बाद में इसका नाम दोरा हाट पड़ गया दोस्तों। क्या पड़ गया? दोरा हाट, और इसका नाम कहलाने लगा द्वारा हाट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रत्नेश्वर मंदिर भी है और ये गोरखा काल में निर्मित है दोस्तों। रत्नेश्वर मंदिर जो है ये गोरखा काल में निर्मित है। ठीक है, तो रत्नेश्वर मंदिर दोस्तों ये गोरखा काल में निर्मित मंदिर है। इसके अलावा जो कसार देवी मंदिर है दोस्तों, इसको कश्यप पर्वत पर स्थित गुफा मंदिर जो देवी कात्यायनी को समर्पित है। तो दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि कौन से मंदिर जो है देवी कात्यायनी को समर्पित है। तो दोस्तों एक कसार देवी मंदिर है और ये इसको कश्यप पर्वत पर स्थित है। ये गुफा मंदिर है दोस्तों और ये देवी कात्यायनी को समर्पित मंदिर है, कसार देवी का मंदिर। और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों और काफ़ी जो है सुंदर ये मंदिर है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो काफ़ी टूरिस्ट प्लेस के तौर पे इसको, इस मंदिर को देखा जा रहा है। तो कसार देवी मंदिर आप जो है ये कात्यायनी देवी को समर्पित है। तो कौन सा मंदिर कात्यायनी देवी को समर्पित है? वह है कसार देवी मंदिर। और किस पर्वत पर है? कश्यप पर्वत, कासई पर्वत यानी कि पर स्थित गुफा मंदिर है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला है हमारा उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर दोस्तों ये 1690 से 91 में राजा उद्योत चंद्र द्वारा स्थापित किया गया था। तो कौन सा मंदिर राजा उद्योत चंद्र द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? वह है उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर। और कब? 1690-91 में। कब किया गया था दोस्तों? 1690-91 में। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से जिला सीरीज पढ़ लेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट यानी क्लियर हो जाएंगे। आपके लिए जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि शारदा मठ की बात करें और रामकृष्ण कुटीर की बात करें तो दोस्तों ये भी हैं अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत। तो शारदा मठ जो है स्त्री सन्यासिनियों हेतु गठित एक मठ है, ये भी अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों शारदा मठ। इसके अलावा रामकृष्ण कुटीर जो है दोस्तों ये ब्राइटन कॉर्नर यानी कि विवेकानंद कॉर्नर पर स्थित है और 21 मई 1916 को स्वामी जी के गुरु भाई तुरानंद द्वारा स्थापित है ये। ठीक है, तो रामकृष्ण कुटीर जो है दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद जी के भाई के द्वारा जो है, उनके जो गुरु भाई थे तुरानंद, उनके द्वारा जो है रामकृष्ण कुटीर को स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों डोल आश्रम की, तो डोल आश्रम दोस्तों महंत बाबा कल्याण दास जो महंत बाबा कल्याण दास महाराज जी के द्वारा स्थापित ये आश्रम है दोस्तों, इसको डोल आश्रम के नाम से जाना जाता है। और ये भी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों और पर्यटकों को काफ़ी जो है लुभावित कर रहा है, ये मन लुभावित कर रहा है। तो ये डोल आश्रम जो है महंत बाबा कल्याण दास जी महाराज के द्वारा स्थापित आश्रम है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिफिकेशन हो रहा होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो रानीखेत के मंदिर हैं, थोड़े छोटे मोटे जो मंदिर हैं, क्योंकि जब आप इनको सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपको बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होएगी दोस्तों। ठीक है, कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे एग्जाम में। अगला है रानीखेत के मंदिर दोस्तों। रानीखेत के अंदर हैड़ा खान मंदिर है मुख्यतः, झूला देवी मंदिर है, मन कामेश्वर मंदिर है दोस्तों, कालिका मंदिर है और शिव मंदिर है।
तो रानीखेत में मुख्यतः 5 मंदिर हैं दोस्तों। ये एक तो हेड़ा खान मंदिर है, वो चिलियानवाला क्षेत्र में है। झूला देवी मंदिर जो है मल्ली रानीखेत में है दोस्तों, माल रोड वाले क्षेत्र में। इसके अलावा मनकामेश्वर मंदिर है दोस्तों, कालिका मंदिर भी है और शिव मंदिर भी है। तो ये 5 मंदिर दोस्तों रानीखेत के अंदर आते हैं। इसके अलावा विकासखंड के अंदर जो मंदिर आते हैं दोस्तों, वो आता है नीलेश्वर महादेव मंदिर और रुद्रेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, तो रुद्रेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है दोस्तों? वो है आपका विकासखंड में। और ऑप्शन आ सकता है विकासखंड में कौन सा मंदिर है, तो वहाँ पर भी रुद्रेश्वर और नीलेश्वर, इनमें से एक ऑप्शन दिया रहेगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नीलेश्वर महादेव मंदिर और रुद्रेश्वर महादेव मंदिर जो विकासखंड जो है तहसील विकासखंड या विकासखंड ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सालदे में जो मंदिर है दोस्तों, वह वृद्ध केदार मंदिर है सालदे के अंतर्गत। देघाटका देवी माता मंदिर है दोस्तों, पत्थर खोला का शिव मंदिर है दोस्तों। तो ये वृद्ध केदार मंदिर दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये सालदे के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, वृद्ध केदार मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो सल्ट में जो मंदिर हैं दोस्तों, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो सल्ट क्षेत्र में जो मंदिर है दोस्तों, वह है आपका मनीला देवी का मंदिर, भौना देवी मंदिर और राज हरुहित मंदिर। तो राजा हरुहित का जो है मंदिर यहाँ भी है दोस्तों, क्योंकि गोलू देवता से रिलेट है ये भी हरुहित। तो दोस्तों ये मंदिर सल्ट में है दोस्तों। ठीक है, और मेन यहाँ पर जो है मनीला देवी का मंदिर है दोस्तों। ठीक है, मनीला देवी मंदिर, भौना देवी मंदिर और राजा हरुहित मंदिर, ये सल्ट के मंदिर हैं। इसके अलावा बात करें तो सोमेश्वर के मंदिर दोस्तों, सोमनाथ मंदिर है, बयाल बद्रीनाथ है। द्वाराहाट में बात करें तो दुनागिरी मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। और उसके अलावा द्वाराहाट के अंदर मंदिर समूह हैं दोस्तों, रतनदेव मंदिर भी द्वाराहाट में ही है दोस्तों। एग्जाम में कभी पूछा जाए रतनदेव मंदिर कहाँ है दोस्तों, वो भी द्वाराहाट में है। ठीक है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। इसके अलावा अगर मनियान मंदिर समूह जो है दोस्तों, मनियान मंदिर समूह की अगर हम बात करें तो इसमें सती पद चिन्ह विमांडेश्वर मंदिर है दोस्तों। और उसके अलावा ईड़ा बाराखाम कत्यूरवंशी वीर स्तंभ है दोस्तों, कचहरी देवाल है, बद्रीनाथ मंदिर समूह है और वनदेव मंदिर है दोस्तों। तो इनको मनियान मंदिर समूह के नाम से जाना जाता है, जिसमें विमांडेश्वर मंदिर है। इसके अलावा ईड़ा बाराखाम कत्यूरवंशी वीर स्तंभ है दोस्तों, कचहरी देवाल है, बद्रीनाथ देव मंदिर समूह है। तो ये सब वनदेव मंदिर भी दोस्तों, ये भी आपका अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ठीक है, विमांडेश्वर मंदिर भी आपका अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों भनोली के जो मंदिर हैं, भनोली के अंदर जो मंदिर हैं दोस्तों, क्या क्या हैं? जागेश्वर मंदिर, डांडिकेश्वर मंदिर, डांडेश्वर मंदिर, नौ देवाल मंदिर समूह है दोस्तों। उसके बाद त्रिनेत्रेश्वर मंदिर, एकादश रुद्र वमन सुआल कुबेर मंदिर है दोस्तों, नारायण काली मंदिर है, सेमधुरा मंदिर है, हरजू मंदिर है और सिद्ध बाबा मंदिर है। तो ये मंदिर हैं। उसके अलावा जैती के जो मंदिर हैं, वो पानेश्वर मंदिर हैं दोस्तों, मुंडकेश्वर मंदिर हैं। तो ये जैती के अंदर आते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम चौखुटिया के मंदिर की बात करें दोस्तों, चौखुटिया में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है अग्नेरी मैया मंदिर। ठीक है, उसके अलावा चित्रेश्वर महादेव मंदिर भी है। उसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर भी है दोस्तों। सरस्वती मूर्ति वीणाधर लखनपुर किला। ठीक है दोस्तों, ये लखनपुर किला भी दोस्तों चौखुटिया के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि लखनपुर किला कहाँ स्थित है उत्तराखंड में। तो ये लखनपुर किला दोस्तों उत्तराखंड में अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। और ये कौन से क्षेत्र में? ये चौखुटिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, लखनपुर किला। ठीक है, इसके अलावा अगर मासी के मंदिर की बात करें दोस्तों, भूमिया मंदिर है मासी में, सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके अलावा सोमनाथेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ सोमनाथ का मेला लगता है। इसके अलावा चूड़ाकर्ण महादेव मंदिर है दोस्तों, और राम पादुका मंदिर। तो अब दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राम पादुका मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो राम पादुका मंदिर है दोस्तों, वो है आपका अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत। और किस क्षेत्र में? ये है मासी क्षेत्र में आता है, जो विकासखंड ब्लॉक के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों ऊंटेश्वर मंदिर समूह की बात करें, तो ऊंटेश्वर मंदिर समूह दोस्तों 11 मंदिरों का समूह है, जो कनारा गांव यानी कि अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ऊंटेश्वर मंदिर समूह है और यहाँ पर 11 मंदिर हैं टोटल। और कहाँ है दोस्तों? ये कनारा गांव यानी कि अल्मोड़ा के कनारा गांव में है। ठीक है, इसके अलावा अल्मोड़ा परिसर की अगर हम बात करें, अल्मोड़ा परिसर में कौन कौन से मंदिर हैं, थोड़ा एक बार डीपली इसको देख लेते हैं दोस्तों,
क्योंकि सुनने से काफ़ी कुछ याद हो जाता है। अल्मोड़ा मुख्यालय परिसर के आसपास के जो मंदिर हैं, उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है दोस्तों, उसके बाद सै भैरव मंदिर है, क्यू चितई मंदिर है, डब्ल्यू कसार देवी मंदिर है दोस्तों। इसके अलावा कटार मंडल सूर्य मंदिर है, गैराड़ मंदिर है, तुला रामेश्वर मंदिर है दोस्तों। इसके अलावा कमलेश्वर मंदिर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है तुला रामेश्वर मंदिर भी है, लक्ष्मेश्वर मंदिर भी है, कपिलेश्वर मंदिर है, विंसर महादेव मंदिर है, ठीक है, और रामशिला मंदिर समूह है, खगमरा कोट मंदिर है दोस्तों, ठीक है। ये सारे मंदिर हैं, ठीक। रामशिला मंदिर समूह भी है और खगमरा कोट का मंदिर भी है, और विंसर महादेव मंदिर भी दोस्तों अल्मोड़ा के अंतर्गत है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप ज़रूर नोट कर लें, माइंड में जो है बिल्कुल क्लियर कर लें। तुला रामेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, विंसर महादेव मंदिर, रामशिला मंदिर समूह, खगमरा कोट मंदिर। इसके अलावा जो अन्य मंदिर हैं दोस्तों, अन्य मंदिर कौन कौन से देखिए। इसके अलावा जो अन्य मंदिर हैं वो है जो रामशिला मंदिर है दोस्तों, ठीक है, नंदा देवी मंदिर है, नंदा देवी मंदिर, रामशिला मंदिर, पाताल देवी मंदिर है, ठीक है, अल्मोड़ा में भी पाताल देवी मंदिर है, कपिलेश्वर मंदिर है, विंसर महादेव मंदिर है जिसमें हमने पहले भी चर्चा की थी, जागेश्वर मंदिर समूह है दोस्तों, ठीक है, ये भी अल्मोड़ा के अंतर्गत है। उसके अलावा दोस्तों आपका गणानाथ गुफा मंदिर है, ठीक है, तो ये भी जो है इसके अंतर्गत मंदिर समूह के अंतर्गत आता है। मुरली मनोहर मंदिर भी है दोस्तों यहाँ पे अल्मोड़ा में, ठीक है, इसको भी आप याद करेंगे। गणानाथ मंदिर है, विंसर मंदिर है, कपिलेश्वर मंदिर, पाताल देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर और जागेश्वर मंदिर समूह, ठीक है, ये बहुत सारे मंदिर अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत हैं। तो ये क्या होंगे दोस्तों, इनमें से कोई भी छोटे यूनिक चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर प्रमुख आकर्षण की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अल्मोड़ा के अंतर्गत जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, सबसे पहले गोल्फ मैदान, ठीक है। तो गोल्फ मैदान दोस्तों ये गर्ग मुनि के आश्रम जो है, गगास नदी जो गर्ग मुनि का आश्रम था तो गगास नाम पड़ा, के तट पर गोल्फ मैदान स्थित है जिसका स्थानीय नाम उपट उपट है। इसको स्थानीय रूप में क्या कहते हैं दोस्तों, उपट कहा जाता है दोस्तों। इस चीज़ को आप याद रख लें कि किसे जो है किस मैदान को उपट कहा जाता है, तो वह है दोस्तों गोल्फ मैदान, ठीक है। और ये अल्मोड़ा ज़िले के रानीखेत के नज़दीक है गोल्फ मैदान दोस्तों। ये बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है अल्मोड़ा ज़िले का, ठीक है, इसको प्रमुख आकर्षण में इसको काउंट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है भालू डैम है। भालू डैम 1903 में बनाया गया ये कृत्रिम डैम है दोस्तों। इसे स्वर्णलता ताल भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, स्वर्णलता ताल किसे कहा जाता है, अगर आपके जो है पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो स्वर्णलता ताल किसको कहा जाता है दोस्तों, भालू डैम को। इसके अलावा दोस्तों चौबटिया फलोद्यान का स्वर्ग है ये, चौबटिया है दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ पर फलोद्यान होता है, फल का उत्पादन होता है यहाँ पे। और इसके अलावा दोस्तों आपका रानीखेत में प्राचीन नाम जो इसका रानीखेत का जो प्राचीन नाम है वो झूला देवी था पहले, ठीक है। रानीखेत जो जगह है, यह स्थल कत्यूरी राजा सुधार देव की रानी पद्मिनी का रमणीय स्थल था और इसके नाम पर इसका रानीखेत नाम पड़ गया था दोस्तों, ठीक है। जो सुधार देव जो कत्यूरी राजा थे दोस्तों, उनकी रानी जो पद्मिनी थी दोस्तों, ठीक है, उसका उसके उसको ये बहुत अच्छा लगा ये स्थान और उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था, रानीखेत रख दिया था दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा बढ़ें आगे तो दोस्तों अगला आता है आपका ताड़ीखेत। तो ताड़ीखेत की बात करें दोस्तों, ये 1920 में गांधी जी यहाँ आए थे। सबसे पहला आकर्षण तो ये है, 1919 में जब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था तो उसके बाद ये 1920 में गांधी जी ताड़ीखेत आए थे और यहाँ इन्हें इनकी गांधी जी की एक कुटिया है, ठीक है, और यहाँ ड्रग फैक्ट्री भी है मेन आकर्षण। गोलू देवता का मंदिर भी है यहाँ पर, और यहाँ मनकामेश्वर मंदिर, शीतला खेत मंदिर, मनीला नागदेव ताल और उसके अलावा चिलियानौला या रानी झील भी यहाँ पर दर्शनीय स्थल आते हैं इसके अंतर्गत। ये ताड़ीखेत ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपका जब भिक्यासैन और द्वाराहाट इसकी बात करें तो दोस्तों, तो यहाँ पर भिक्यासैन जो है गगास और रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, ये हमने पहले चर्चा कर दी है। और जो द्वाराहाट है दोस्तों, इसे मंदिरों का नगर या कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं के खजुराहो किसे कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है द्वाराहाट को, ठीक है।
इसके अलावा सांस्कृतिक नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा जो विमांडेश्वर मंदिर है दोस्तों, द्वारहाट के निकट है और इसे उत्तर का काशी कहा जाता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उत्तर का काशी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो बहुत डीप नॉलेज रहे जिसको होगी वही बता सकता है, अदरवाइज बहुत सारे लोग उसको उत्तर काशी लिख देंगे। बट उत्तर का काशी जो कहा जाता है दोस्तों, विमांडेश्वर मंदिर को कहा जाता है और द्वारहाट में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ साल देवी खोती का मेला का आयोजन भी किया जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखें, साल देवी खोती मेला आयोजन कहाँ होता है, ये होता है द्वारहाट में, ठीक। ऑप्शन में आएगा आपको एग्जाम में। अगर बात करें फिर दुनागिरी मंदिर की दोस्तों, दुनागिरी जो है पुराणों में उल्लिखित द्रोणांचल पर्वत है और इसको जो है कुमाऊं का प्रसिद्ध सिद्धपीठ वैष्णवी शक्तिपीठ है ये। कौन सा जो है मंदिर जो है कुमाऊं का प्रसिद्ध सिद्धपीठ यानी कि वैष्णवी शक्तिपीठ है, वो है दोस्तों दुनागिरी मंदिर। और 1183 में ये मंदिर जो है तब से दोस्तों ये प्रचलन में आ गया है मंदिर, ठीक है। और अगर मृत्युंजय मंदिर समूह की बात करें तो नागर शिखर शैली से निर्मित मृत्युंजय मंदिर है और ये द्वारहाट में स्थित है दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं दोस्तों जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, तो इन चीज़ों को ज़रूर आप सुन लीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों लखनपुर किला। लखनपुर किला कहाँ स्थित है दोस्तों, कस्तूरी वंश की पुनर्स्थापना के अवसर पर बैराटपट्टनम किले में यहाँ लक्ष्मण पाल देव को परम महारक जो है महाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया था और उनके ही नाम से इस किला का नाम लखनपुर रखा गया था दोस्तों, ठीक है। लखनपुर किला दोस्तों किसको, लक्ष्मण पाल देव को, ठीक है। और उसके अलावा मनियान मंदिर समूह 7 मंदिरों का समूह है जिसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ जैन तीर्थंकरों के मंदिर भी हैं अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत, जिसमें जो है जो मनियान मंदिर समूह है दोस्तों, इसमें 7 मंदिरों का ये समूह है और इसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां लगी हैं। तो दोस्तों है ना इम्पोर्टेंट तथ्य बिल्कुल। उसके अलावा कुटुम्बरी मंदिर समूह जो है 1960 तक यह मंदिर अस्तित्व में था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों खुमाण का शहीद मेला, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। खुमाण का शहीद मेला कब लगता है, क्या होता है, तो अल्मोड़ा ज़िले की खूबी है दोस्तों, अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत ही ये चीज़ होती है। तो 5 सितंबर 1942 को यहाँ जॉनसन द्वारा गोलीबारी का आदेश किया गया था। तो 1922 में यहाँ पर जब जॉनसन ने जब गोलीबारी की आदेश दिए थे तो इसमें खीमदेव गंगाराम और गंगा सिंह चूड़ामणि शहीद हो गए थे दोस्तों, ठीक है। तो इसको फिर शहीद यहाँ पर शहीद मेला यहाँ पर लगाया जाने लग गया इस जगह पे। और एक खुमाण जगह पे ऐसा हुआ था दोस्तों, गोलाबारी में ये शहीद हुए थे खीमदेव गंगाराम और गंगा सिंह तथा चूड़ामणि, ठीक है, गंगा सिंह चूड़ामणि। तो ये 3 जो थे दोस्तों ये शहीद हुए थे। इनको याद करने के लिए यहाँ पर खुमाण का शहीद मेला लगाया जाता है। इस घटना को कुमाऊं का जलियांवाला नाम दिया जाता है। तो कौन सी घटना ऐसी है जिसको कुमाऊं का जलियांवाला कहा जाता है दोस्तों, वो है खुमाण का जो है खुमाण में जब जॉनसन ने गोलाबारी करवाई थी, तो इसको कुमाऊं का जलियांवाला कहा जाता है। और ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 5 सितंबर 1942 को, ठीक है। 5 सितंबर 1942 में ये हुआ था दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें चौखुटिया की, तो चौखुटिया में क्या क्या है दोस्तों, चौखुटिया कुमाऊं के का कमिश्नर नाम से प्रसिद्ध गेवाड़ घाटी में स्थित एक तहसील है। इसके अलावा इसे नवरंगी गेवाड़ या रंगीलो गेवाड़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुमाऊं का कश्मीर नाम से प्रसिद्ध जो गेवाड़ घाटी, जिसको कुमाऊं का कश्मीर कहा जाता है दोस्तों, इस चीज़ को भी ध्यान रखें आप। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, कुमाऊं का कश्मीर। कुमाऊं का कश्मीर किसको कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है चौखुटिया को, ये ध्यान रखेंगे। और ये गेवाड़ घाटी है दोस्तों, यहाँ फसल अच्छी खासी फसल होती है, बहुत अच्छा मैदानी भाग भी है, तो इसलिए जो है इसको कुमाऊं का कश्मीर कहा जाता है और पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो इसलिए इसको कुमाऊं का कश्मीर नाम इसको दे दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों जिले के जो प्रमुख मेले हैं अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कौन कौन से। एक तो अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला होता है, जागेश्वर का श्रावणी मेला होता है जो श्रावण मास में आयोजित होता है, सोमनाथ मेला होता है रामगंगा नदी के तट पर मई माह में आयोजित होता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आपका तुल कौतिक होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, तुल कौतिक के पहली रात्रि को सल्टिया मेला लगता है, उसको तुल कौतिक कहते हैं। नैथणा का मेला होता है दोस्तों, चौखुटिया में नैथणा मंदिर प्रतिवर्ष भाद्रव मास में ये लगता है दोस्तों। इसके अलावा देघाट का मेला, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों अग्नेरी मेला लगता है, अग्नेरी मेला, ठीक है, अग्नेरी मेला भी अल्मोड़ा में लगता है दोस्तों।
इसके अलावा दूनागिरी का मेला, सैण की शिवरात और मानिला का मेला, ये मेले यहाँ पर लगते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको ये मेले याद हो गए होंगे। एक बार फिर वाइज करा रहे हैं दोस्तों। अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला, जागेश्वर का श्रावणी मेला। जागेश्वर में कौन सा मेला लगता है दोस्तों? श्रावण के मास में श्रावणी मेला के नाम से प्रसिद्ध है। उसके अलावा दोस्तों सोमनाथ मेला है। ठीक है, सोमनाथ मेला ये रामगंगा नदी के तट पर, मासी के रामगंगा नदी के तट पर होता है दोस्तों ये। ठीक है, सोमनाथ का मेला जो है। इसके अलावा आपका तूल कौतिक होता है, सल्टिया जब होता है दोस्तों, इस सल्टिया मेला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपका नैथणा का मेला होता है दोस्तों। ठीक है, देघाट का मेला होता है। और इसके अलावा अग्नेरी मेला होता है दोस्तों। ठीक है, अग्नेरी का मेला कहाँ होता है दोस्तों? ये भी चौखुटिया बाज़ार के पास रामगंगा के बाईं और जो माँ अग्नेरी का मंदिर है उसमें प्रतिवर्ष चैत्राष्टमी का मेला यहाँ पर लगता है दोस्तों। उसके अलावा दूनागिरी का मेला है, सैण की शिवरात है दोस्तों, मानिला का मेला है। तो बहुत सारे इसके अंतर्गत हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम अल्मोड़ा के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो प्रसिद्ध रही हैं दोस्तों। जैसे अल्मोड़ा अखबार है दोस्तों, 1871 से 1918 तक चला था। तक इसके प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। कौन थे दोस्तों? अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक थे वो थे बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 1871 से 1918 तक अल्मोड़ा अखबार पत्रिका का संपादन किया गया। शक्ति जो पत्रिका है दोस्तों वो 18 अक्टूबर 1918 अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे के द्वारा इसका संपादन किया गया था। तो ये 1918 से इसको जो है स्टार्ट किया गया था। जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ दोस्तों, उसके बाद जो है अल्मोड़ा अखबार का जो है प्रकाशन बंद होने लग गया। तो फिर शक्ति नामक अखबार जो है इन्होंने बद्रीदत्त पांडे ने चलाया था दोस्तों। ठीक है, और पहले वाला कौन, इन्होंने बुद्धि वल्लभ पांडे ने, बुद्धि वल्लभ पंत ने। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों फिर उसके बाद जो शक्ति के बाद फिर नया अखबार आया था दोस्तों, वो आया था आपका कुमाऊं मुकुंद, किस नाम से? कुमाऊं मुकुंद के नाम से आया था। 1922 में बसंत कुमार जोशी द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों फिर उन्हें कुमाऊं मुकुंद के नाम से आया था 1922 में। और फिर 1930 में स्वाधीन प्रजा के नाम से आया था दोस्तों 1930 में, जिसको पुष्प मोहन जोशी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर कौन सा आया था 1930 के बाद? 1934 में आया था दोस्तों मुंशी हरि प्रसाद टमटा के द्वारा शुरू किया गया अखबार था, जिसका नाम था समता। तो पेपर में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, समता नामक अखबार का कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में हुआ था। किसके द्वारा? मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा प्रकाशित हुआ था दोस्तों। अगर स्वाधीन प्रजा नामक पूछा जाए तो 1930 में पुष्प मोहन जोशी। तो यहाँ एक सीक्वेंस वाइज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा कुमाऊं मुकुंद किसके जो है किसका संपादन किसने किया था? तो 1922 में बसंत कुमार जोशी ने किया था दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं दोस्तों, उनको मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों हिलांस है। हिलांस नामक जो है समाचार पत्र है दोस्तों, ये 1978 में 1978 में हयात सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा अल्मोड़ा समाचार के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों 1980 में फिर ये नया समाचार पत्र आया दोस्तों, अल्मोड़ा समाचार करके। और ये जयदत्त पंत के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, जयदत्त पंत। जबकि 1918 में अल्मोड़ा अखबार आया था दोस्तों। अल्मोड़ा अखबार के बंद 1900 जो है 1871 से 1918 तक अल्मोड़ा अखबार चला था। और 1918 में अल्मोड़ा अखबार जब बंद हो गया था तो उसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक अखबार चलाया था दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद अल्मोड़ा समाचार के नाम से जो था 1980 में जयदत्त पंत द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद 1980 में ही पूर्वासी करके आया था पत्रिका दोस्तों, वो लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब द्वारा निकाला गया था। हुक्का क्लब अल्मोड़ा में ही है दोस्तों। तो हुक्का क्लब के द्वारा दोस्तों ये पूर्वासी करके एक समाचार पत्रिका निकाली गई थी, 1980 में निकाली गई थी दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा? हुक्का क्लब के द्वारा। उसके बाद व्यान तार करके एक निकाला था दोस्तों 1990 में, जिसको अनिल भोज और दीपक कार्की के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा फिर बाद में आया था अल्मोड़ा टाइम्स। तो ये बार बार पूछा जाता है अल्मोड़ा टाइम्स कब पत्रिका आई थी? तो अल्मोड़ा टाइम्स नामक जो आया था 1987 से दोस्तों। कब? 1987 से अल्मोड़ा टाइम्स, इसका नाम था अल्मोड़ा टाइम्स। आप इसको अच्छे से नोट से बना लीजिएगा दोस्तों। अल्मोड़ा टाइम्स करके आया था 1987 में। इसके अलावा फिर द्रोणांचल टाइम्स करके आया था दोस्तों, एक जो है समाचार पत्र फिर आया था जिसका नाम था द्रोणांचल। ठीक है दोस्तों,
इस तरीके से आया था द्रोणांचल टाइम्स करके। और इसको दोस्तों ये जो है अल्पजीवी पत्र को एडवोकेट उदय किरोला ने शुरू किया था, तो द्रोणांचल टाइम्स करके निकाला था। और उसके अलावा दोस्तों लास्ट आया था प्रजाबंधु, जो 1947 में जयदत्त वेला के द्वारा स्टार्ट किया गया था दोस्तों। किस नाम से? 1947 में जयदत्त, नोट कर लीजिएगा दोस्तों इसको, जयदत्त वेला। ठीक है दोस्तों, जयदत्त वेला के द्वारा दोस्तों ये स्टार्ट किया गया था। इस तरीके से आप वेला लिखेंगे दोस्तों, वेला। ठीक है, तो 1947 में देश की आज़ादी के टाइम पे 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो यहाँ पर 1947 में ही जयदत्त वेला के द्वारा एक समाचार पत्र, किस नाम से था दोस्तों? ये समाचार पत्र का नाम था प्रजाबंधु। इस चीज़ को नोट कर लें, प्रजाबंधु। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में कौन सा अखबार ऐसा था या कौन सी पत्रिका ऐसी थी जो भारत की स्वतंत्रता के समय प्रकाशित हुई थी। तो जय बंधु करके जो पत्रिका थी वो 1947 में ये जयदत्त वेला के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में इस ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अल्मोड़ा जो है सीरीज, जिसके अंतर्गत हमने जो है उत्तराखंड जिला सीरीज के अंतर्गत पहले ज़िले की हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने आज चर्चा की है दोस्तों अल्मोड़ा की। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने इसमें लिया है, तो इसमें आप देख सकते हैं। और जो तथ्य आपको ज़्यादा कठिन लग रहे हो, यानी कि जो आप पहली बार सुने हो, उनको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों अपनी नोटबुक में। क्योंकि अगर जिला सीरीज हम कर लेंगे दोस्तों, कुछ भी छूटेगा नहीं पढ़ाई के मामले में। ठीक है दोस्तों, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। कोई भी एग्ज़ाम देना हो उत्तराखंड के अंतर्गत, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आ सकता दोस्तों। ठीक है, अगर हम जिला सीरीज़ में सारी चीज़ें मेनली पढ़ लेंगे, मेन मेन चीज़ें, तो उसके बाद तो हमको एमसीक्यू करने में बहुत आसानी रहेगी, और फिर हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर एमसीक्यू को भी आसान से कर लेंगे। ये हमारा रिवीजन है दोस्तों जिला सीरीज का, और इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा और सारी कुछ चीज़ें नोट कर लीजिएगा, और कॉन्सेप्चुअल अपना माइंड जो है क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ये हमें ज़रूर कहिए, बताइए कि क्या हमें जिला सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी अभी इस सीरीज़ को देख पा रहे हैं, वो ज़रूर बताइए कि आपको जो है इस प्रकार से पढ़ने से क्या हेल्प मिल रही है। अगर मिलती है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और अदरवाइज़ फिर हम इसको जो है एमसीक्यू से ही इसमें स्टडी करेंगे। तो आप इसको हमें ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम एमसीक्यू तो करेंगे ही दोस्तों इसके, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पहले आपको कुछ मतलब क्लेरिफिकेशन हो जाए कंप्लीट, जिससे आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब कुछ अच्छा लगेगा, और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, जिससे आपको प्रवक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस फ्री, और साथ ही दोस्तों उत्तराखंड के जितने भी समूह गाँव के जो है एग्ज़ाम्स होने हैं, उनमें सब में ये जो है सिलेबस में सब कुछ है जो हमने कराया है। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ हम नहीं करा रहे, फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं करा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, और इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।